हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 10 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है लॉ अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंसीडर किया है कि वो एक लॉ बनाएगी जो भी रिलीजियस कन्वर्जन किए जाते हैं बाय फोर्स उनके लिए। तो यहाँ पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो एक लॉ जो कि पहले से इनैक्ट किया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मांगी है। लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक लॉ पास किया था जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019 थी। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक लॉ जो कि 2007 से इनैक्ट है जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के फोर्स कन्वर्जन को। अगर कोई भी पर्सन फोर्स के थ्रू या किसी फ्रॉड मीन्स में किसी का कन्वर्जन कराता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो इसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा 2019 में चीफ मिनिस्टर ने इससे भी कठोर एक लेजिस्लेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। अब जान लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। देखिए, इस लॉ के अंदर अगर कोई पर्सन कन्वर्ट कराता है किसी दूसरे पर्सन का या कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है कि वो किसी अदर पर्सन को कन्वर्ट करा दे डायरेक्टली या किसी अदर पर्सन के थ्रू, तो यहाँ पर अगर वो किसी तरह के मिस इंटरप्रिटेशन करता है या फोर्स का यूज़ करता है या कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है उस पर्सन को, जैसे कि फ्रॉडलेंट मीन्स में अगर या फिर मैरिज के थ्रू, तो इस तरह की चीज़ को, इस तरह के कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पर जो कन्वर्जन के लिए किया जाता है इसको यहाँ पर टोटली प्रोहिबिट किया गया है। हाँ, लेकिन अगर कोई पर्सन फिर से अपने पेरेंट रिलीजन में अगर फिर से जाना चाहता है तो ये जो एक्ट है इसके अंदर उस पर्सन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि वो अपने पेरेंट रिलीजन में फिर से जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने मैरिज की है उसका जो सोल पर्पस है वो रिलीजियस कन्वर्जन है, तो इस तरह के जो मैरिजेस होंगे उसको टोटली नल और वॉइड किया जा सकता है कोर्ट में पिटीशन दे करके। अब जान लेते हैं कि क्या होगा इफ कोई भी पर्सन अगर कन्वर्ट करना चाहता है अपने रिलीजन को। देखिए, इस एज पर एक्ट यहाँ पर अगर कोई पर्सन विश करता है कि वो कन्वर्ट होना चाहता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना होगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, वो भी 1 मंथ के एडवांस नोटिस पे। और इस नोटिस में उसको स्पेसिफाई करना होगा कि वो जो कन्वर्जन करवा रहा है उसमें किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो उसकी खुद की विश है और वो अपने फ्री कंसेंट से अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाना चाहता है। इसके अलावा जो रिलीजियस प्रीस्ट जो कि इस तरह के कन्वर्जन सेरेमनी को परफॉर्म करेगा उसको भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एटलीस्ट 1 मंथ एडवांस में वहाँ पर संज्ञान देना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक इंक्वायरी इसके रिगार्डिंग में कराएंगे कि जो पर्सन कन्वर्ट हो रहा है उसका इंटेंशन क्या है और जो उसका कन्वर्जन का जो पर्पस है, किस कॉज की वजह से वो कन्वर्जन कर रहा है। अगर कन्वर्जन जो है वो अगर इलीगल पाया जाता है तो ये कन्वर्जन इलीगल करार दिया जाएगा अगर अथॉरिटी को नहीं इन्फॉर्म किया जाता है जो 1 मंथ की एडवांस नोटिस है उसके अंदर। अब जान लेते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। देखिए, ये एक्ट जो है इसमें कहा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो उस पर्सन पे डिपेंड करेगा जो कि जिसको कन्वर्ट कराया गया है या जिसने उसको कन्वर्ट किया है। तो वो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगी वो किसी तरह के फोर्स या फ्रॉड के थ्रू नहीं होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि क्या पनिशमेंट है अगर इस एक्ट का वायलेशन होता है। देखिए, जो भी ऑफेंस है इस एक्ट के अंदर वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, यानी कि उसका संज्ञान लिया जाएगा और उसको वहाँ पर बेल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो वायलेटर होगा उसको पनिश किया जाएगा प्रिजन टर्म के तौर पर, और ये प्रिजन इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो 1 साल से 5 साल की होगी और इसमें फाइन भी लगाया जाएगा। अगर विक्टिम जो है वो माइनर है, वुमेन है या किसी शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से बिलोंग करता है तो इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो 7 ईयर तक एक्सटेंड की जा सकती है। अगर कोई पर्सन कन्वर्जन तो करा लेता है सही मीन से, लेकिन अगर वो एडवांस में ये डिक्लेयर नहीं करता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास तो भी उसको इम्प्रिजनमेंट कराई जा सकती है
2 साल तक की। अगली न्यूज़ है यूएस इलेक्शन रिजल्ट 2020 के बारे में। जो बाइडन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि वो 46th यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चुनी गई हैं। अब जो है इलेक्टोरल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव जिसको इलेक्ट किया गया है पॉपुलर वोट के थ्रू, वो अपना वोट कास्ट करेंगे और ऑफिशियली न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, जिसके बाद ये न्यू प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ऑफिस को एज्यूम करेंगे नेक्स्ट ईयर 20th जनवरी के दिन। अब जान लेते हैं जो बाइडन के बारे में। जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है जिनको इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट। इनका जन्म 20th नवंबर 1942 को हुआ था। अभी इन्होंने जो करंट प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, उनको डिफीट किया है। बाइडन की स्टडी जो है वो उन्होंने यहाँ पर लॉ की डिग्री अर्न की थी सिरेकूज यूनिवर्सिटी से 1968 में। इससे पहले उनकी जो स्टडी हुई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से हुई थी। इसके अलावा भी काफ़ी उपलब्धियां हैं जो बाइडन की, जैसे कि उनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया था एज ए न्यू कैसल कंट्री काउंसिलर के तौर पर 1970 में। इसके अलावा वो 6 यंगेस्ट सीनेटर थे अमेरिकन हिस्ट्री में। इनको इलेक्ट किया गया था एज ए यूएस सीनेट के तौर पर डेलावेयर से 1972 में, और उनकी एज उस समय मात्र 29 साल की थी। अब जान लेते हैं उनके बारे में कुछ जो उनकी नीतियां रही हैं वो किस तरह से रही हैं। देखिए, उन्होंने 1991 में गल्फ वॉर को अपोज किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नेटो के जो एक्सपैंडिंग है उसको सपोर्ट किया था ईस्टर्न यूरोप में। इसके अलावा जो इनका इंटरवेंशन था वो यूगोस्लाव वॉर में भी रहा था 1990s में। इसके अलावा उन्होंने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था जिसमें ऑथोराइज किया गया था इराक वॉर को 2002 में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो सर्ज थी यूएस ट्रूप की 2007 में उसको अपोज किया था। यानी कि उनका जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो काफ़ी मिला जुला हुआ दिख रहा है। इसके अलावा उनको सीनेट जुडिशरी कमेटी के लिए चेयर किया गया था 1987 से 1955 में, जहाँ पर उन्होंने डील किया था ड्रग पॉलिसी, क्राइम प्रिवेंशन, सिविल लिबर्टी इश्यूज़। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने लीड किया था जहाँ पर उनका एफर्ट था कि जो भी वायलेंट क्राइम कंट्रोल लॉ है उसको पास कराने में। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट और लॉ अगेंस्ट वुमेन एक्ट को भी उन्होंने पास कराने में काफ़ी अहम योगदान दिया है। लेकिन कुछ उनकी जो है अनसक्सेसफुल चीज़ें भी थी, जैसे कि उनका जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन था 1988 में वो अनसक्सेसफुल रहा। इसके अलावा 2008 में भी जो उनका नॉमिनेशन था वो भी अनसक्सेसफुल रहा था। अगली न्यूज़ है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स ओएसपी के बारे में। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने रूल को ईज किया है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस आईटेस में। अब जान लेते हैं ओएसपी के बारे में। ओएसपी या अदर सर्विस प्रोवाइडर्स ये एक तरह की कंपनी या फर्म्स हैं जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं टेली मार्केटिंग, टेली बैंकिंग और टेली मेडिसिन में डिफरेंट कंपनीज को, बैंक्स को, हॉस्पिटल चेन्स को और इसी तरह से दूसरी एजेंसीज को भी। तो यहाँ पर जो न्यू रूल बनाया गया है इसमें जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट थी ओएसपी के लिए जो वो बीपीओ के साथ करता था, जो कि सिर्फ डेटा वर्क में इंगेज होती थी, उसको पूरी तरह से इस कैटेगरी से बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ पर जो भी ओएसपी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वर्क करते थे एज एक्सटेंडेड और रिमोट एजेंट के तौर पर, तो वो जो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराते थे तो अब उनको यहाँ पर किसी भी तरह की एडिशनल कंप्लायंस जो होती है वो फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो उनके ऊपर बर्डन था अपनी डिटेल को प्रोवाइड कराने का डॉट को, तो इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स थे जिससे यहाँ पर बाहर निकाला गया था ओएसपी को, इसका मतलब ये है कि अब उनको अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अब फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया जा सकता है ताकि वो अपनी जो कंपनी है उसको सेटअप करें इंडिया में और इंडिया के जो यूनिट्स हैं उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया था डेटा बेस्ड ओएसपी में, जिसमें कि कंप्लीटली उनको बाहर निकाला गया था बीपीओ से। इसका मतलब ये है कि अब इस तरह के जो फर्म्स हैं वो फंक्शन कर सकते हैं
किसी भी दूसरे फर्म की तरह इंडिपेंडेंटली, और यहाँ पर उनको किसी भी तरह के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेट विदिशा माइत्रा जी को इलेक्ट किया गया है यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन के तौर पर, जो कि सब्सिडरी ऑर्गन है जनरल असेंबली की। माइत्रा जी जो हैं वो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं इंडिया के परमानेंट मिशन टू यूएन की। उन्होंने यहाँ पर 126 वोट को ऑब्टेन किया है ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट्स के अंदर। डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर जो 5th कमेटी है जनरल असेंबली की, जो कि डील करती है एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी इश्यूज से, उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया है मिसेस माइत्रा जी को असेंबली के लिए यहाँ पर 3 ईयर टर्म के लिए, जो कि बिगिन होगा 1 जनवरी 2021 से। जनरल असेंबली जिसमें कि 193 मेंबर स्टेट्स हैं, वो अपॉइंट करती है मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी को ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एडवाइजरी कमेटी जो है वो एक एक्सपर्ट कमेटी है जिसमें 16 मेंबर्स होते हैं, और इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पर जो बेसिस होता है इलेक्ट करने का मेंबर को, वो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके जो मेंबर होते हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्व करते हैं, ना कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर स्टेट्स। जो कमेटी है वो उसका सेशन जो होता है 3 ईयर का होता है, और इसमें जो टोटल मीटिंग होती है वो 9 to 10 मंथ के बीच की होती है हर साल। इसके अलावा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कमेटी के होते हैं, इनको भी इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। जो प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑफ एडवाइजरी कमेटी है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है जनरल असेंबली की। इसके अलावा अदर लेजिस्लेटिव बॉडी को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, जो कि इसको रिपोर्ट करते हैं। एडवाइजरी कमेटी जो है उसको सर्विस करती है सेक्रेटेरिएट, जिसको हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।